स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें, काफ़ी पेन निकाल लें। जैसे जैसे हम बताते जाएं उसे आप नोट करते जाएं, समझते जाएं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सुन लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इन चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत ऐसे, ठीक, कोई पृष्ठ हम रख दें तो इससे गुजर कर इसके अंदर से प्रवेश करके इधर जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया कि जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी जा रही हैं, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। ये बहुत सारी, हमने दो उदाहरण लिए, ये दो पेंसिल ले लिए, एक पेन एक पेंसिल, और ये हमने मान लिया कि चुंबकीय बल रेखाएं, इनके लंबवत हमने एक तल रख दिया, ये तल रख दिया। तो इससे गुजरने वाली, मतलब इस तल के अंदर इस पृष्ठ से प्रवेश करके जो इधर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी उनकी संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई कि जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के समांतर चल रही हैं और उस समांतर चलने पे ऐसे हम पृष्ठ को रख दें तो इसके अंदर से ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करेंगी और इधर निकलेंगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली, मतलब इस पृष्ठ के अंदर से प्रवेश करके इधर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर पृष्ठ को हम लंबवत रख रहे हैं, देखिए ये दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये अगर लंबवत ऐसे रख रहे हैं तो इसके अंदर से गुजर के इधर निकलेंगे। लेकिन अगर समांतर ऐसे रख दें तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, इसके अंदर से पैरेलल हो जाएंगी, समांतर चली जाएंगी। बात समझ में आई? तो अब दोनों चीज़ों को हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये पृष्ठ है, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं थी,
ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ये पृष्ठ इस प्रकार है, इसके अंदर से ऐसे प्रवेश की और इधर ऐसे बाहर निकल आई। ठीक, तो इनकी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे गए तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मीन्स ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही, ये इनकी ये संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे गए तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जितनी ज़्यादा उस पृष्ठ से, उस तल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर कर निकलेंगी, दूसरी तरफ जाएंगी, उतनी ही चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये लंबवत है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत। अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, देखिए इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया, तो देखिए ये हमने चुंबकीय बल रेखाओं को घुमा दिया, ये तल को थोड़ा सा लंबवत ना करके घुमा दिया हमने तल को, चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं, तल को थोड़ा हमने घुमा दिया। मीन्स जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं थी, ये तो ये पहला ये जो फिगर है वो ऐसे रखा हुआ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये और तल ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है पहले वाले, इस वाले फिगर में ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत। दूसरे में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, चुंबकीय बल रेखा लंबवत ना करके थोड़ा ऐसे हमने घुमा दिया। ठीक है, तो अब देखिए जब घुमा दिया, ये अभिलंब है, ये अभिलंब से ये चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का कोण अब थीटा हो गया। बात समझे? किसी तल पर खींचा गया अभिलंब उसकी अक्ष को प्रदर्शित करता है। जैसे ये तल है और इस पर हमने ये अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब इस तल की अक्ष है, ये क्या है, इस तल की अक्ष है। हमने कहा तल पर खींचा गया अभिलंब उस तल की अक्ष को प्रदर्शित करता। अभिलंब ऐसे बाहर पर ये अभिलंब हम खींच रहे हैं, तो ये इस तल की क्या है, अक्ष है। ठीक, पहले क्या था कि ये था कंडीशन, ये कंडीशन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और चुंबकीय तल की अक्ष दोनों समांतर थे, ये ऐसे। ठीक, हमने थोड़ा घुमा दिया, तल को थोड़ा झुका दिया, ऐसे कर दिया ये। तो अब जब थोड़ा सा आपने झुका दिया तो अब इनके बीच का एंगल ऐसे हो जाएगा, ये चुंबकीय बल रेखा ये हो जाएगी। देखिए तल, जब तल को हमने थोड़ा घुमा दिया, ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही, ये और तल ये, तो अब ये जो बीच का कोण है, ये इन दोनों के बीच का ये जो कोण है, यही हमने थीटा लिया है। बात समझ में आ गई? ये थीटा हो गया, करेक्ट? बात समझ में आई? तो इसका जो फार्मूला होगा ये होगा फाई इक्वल टू बी ए, और इसका होगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यह होगा जब तल को आपने चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखा है तो फार्मूला फाई इक्वल टू बी है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित। जब चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत हैं तब फाई बराबर बी ए होगा। कैसे होगा अभी हम आप आगे समझा रहे हैं। और जब तल को हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, तल की अक्ष
और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो गया, तब फार्मूला ये हो गया। ये तल जो अभिलंब हमने खींचा, यही तल की क्या है, ये तल की अक्ष है, ये तल की अक्ष है। तो यहां थीटा क्या है, तल की अक्ष और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का कोण है। थीटा क्या है, तल की अक्ष एवं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, बीच का कोण है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसको आगे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए तल को हम मान रहे हैं ये कोई तल है जिस पे ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, इधर दूसरी तरफ ये निकलेंगे, ये गई, ये गई, ये चली गई, ठीक। और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिए, ये चली गई, उसके बाद ये चली गई, ये चली गई, ठीक। ये जो भाग लिए हैं ये, इसका क्षेत्रफल हमने dA मान लिया, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी हो गई। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। अभी हमने बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब क्षेत्र की दिशा के लंबवत हम तल को रखते हैं तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब जितनी ज़्यादा बल रेखाएं उस तल से गुजरेंगी, चुंबकीय फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। ये इसका हमने dA मान लिया। अब क्षेत्रफल वेक्टर dA, क्षेत्रफल वेक्टर dA, ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर dA, dA है क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया dA। अब क्षेत्रफल वेक्टर dA और चुंबकीय क्षेत्र B, दो चीजें हो गई, चुंबकीय क्षेत्र B। अब देखिए यहाँ पर जो d फाई, मतलब dA मान लिया हमने, थोड़ा सा क्षेत्रफल, थोड़े पृष्ठ का थोड़ा सा भाग हमने लिया, dA का मतलब हुआ थोड़े से भाग को हमने ले लिया है, ठीक है। तब आपका फार्मूला हो जाएगा d फाई इजकल टू v वेक्टर डॉट dA वेक्टर, d फाई इजकल टू v वेक्टर डॉट dA वेक्टर। थोड़े से भाग को हमने लिया तो ये हो गया आपका b वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसी चीज को हम लिख सकते हैं d फाई इजकल टू b dA cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, dA वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण। थीटा क्या है, यहां पर थीटा है dA वेक्टर एवं dB वेक्टर के बीच का कोण, या b वेक्टर केवल कर दीजिए, b वेक्टर के बीच का कोण, dA वेक्टर। और dA वेक्टर की दिशा क्या होती है, पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब की दिशा ही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। अभिलंब पर मतलब किसी पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ पर हम क्षेत्रफल वेक्टर की कल्पना कर रहे हैं, उस पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, जैसे ये अभिलंब हो गया ये, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो गई dA। ये क्षेत्र, इतने भाग का क्षेत्रफल हमने dA मान लिया, और ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये कोण थीटा हो गया।
तो फार्मूला हो गया डी फाई इजकल टू वी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी फाई इजकल टू बी डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? डी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। और डी ए वेक्टर क्या है? पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब की दिशा ही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। जैसे मान लीजिए आपने ये पृष्ठ ले लिया, तो इस पर एक अभिलंब हम खींच दें, ये अभिलंब हमने खींच दिया, तो ये अभिलंब बाहर की तरफ, अभिलंब खींचेंगे, दिशा किधर की होगी? ऊपर की ओर, बाहर की ओर होगी। तो अभिलंब की दिशा ही इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा क्या होगी? इसके पृष्ठ के अभिलंबवत होगी, बाहर की ओर, हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डी फाई इजकल टू बी डी ए कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए इसी चीज़ को और हम क्या लिख सकते हैं, ये तो थोड़े से भाग का चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर पूरे पृष्ठ का निकालें तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे फाई इजकल टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ए एरिया वेक्टर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं फाई इजकल टू ए बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं फाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। बस समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। इसको कहते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। हिंदी में कहते हैं बंद पृष्ठ समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन। तो ये हो गया फाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। जर्नल फार्मूला इसका हम लिखते हैं फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। जर्नल फार्मूला हम लिखते हैं फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। देखिए कैसे भाई, फाई इजकल टू इसी को अगर हम लिखेंगे तो बी कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाई इजकल टू बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू डी, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इजकल टू हो जाएगा ए, मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये जनरल फार्मूला इसका हो गया, सामान्य सूत्र हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? अब देखिए कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। इसको बिगाड़ रहे हैं हम। हाँ, अब यहाँ देखिए थोड़ी सी चीज़ें और बता रहे हैं इसकी। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, और किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, ये ऐसे, ये निकल रही, 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 निकल रही, ये निकल रही, ये निकल रही। चुंबकीय बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है। यहाँ पर फाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा, चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो उस बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा। और अगर कोई बंद पृष्ठ हम ले लें और उसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हों, इस तरह, इस तरह अगर चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स निगेटिव होता है, ये याद रखना है। तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? निगेटिव होगा।
अगर किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो उस बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होगा, लेकिन अगर किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ये चीज समझ गए। और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, बशर्ते कि वो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा उससे गुजरेंगी और गुजरने के बाद दूसरी तरफ जो निकलती हैं उनकी संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हाँ, अब देखिए कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा, ये चीज़ देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा, बहुत समझने की ज़रूरत है। जब पृष्ठ पर अभिलंब व चुंबकीय क्षेत्र B एक ही दिशा में हो। जब पृष्ठ पर अभिलंब, जब पृष्ठ पर अभिलंब एवं चुंबकीय क्षेत्र B एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये हम आपको बता दें। जैसे ये तल है, ये तल है और ये क्या है, इस तल का अभिलंब है। अभिलंब को हम क्या कहेंगे, इस तल की अक्ष कहेंगे, चाहे अभिलंब कहें चाहे तल की अक्ष कहें। और ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा है ये, ठीक। ये कंडीशन ऐसे है, ठीक। ये है कंडीशन, ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा है, मीन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये तल है और ये तल पर अभिलंब है। ये देखिए, ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखिए कहा जा रहा है कि अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इस तल पर जो अभिलंब खींचा उसकी दिशा ये है। दोनों एक ही दिशा में हो, हैं तो दोनों एक ही दिशा में, लेकिन दोनों एक ही दिशा में कब हैं, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसका मतलब ये क्या है, तल की जो अभिलंब है तल का क्या है, अक्ष है। अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 0 है। यहाँ पे थीटा क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। तो आपका फाई बराबर होगा BA cos 0। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा BA cos 0 1। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा BA। ये जो वैल्यू होगी ये अधिकतम होगी, अधिकतम, ये अधिकतम होगा। इसका मतलब कि जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। इसका मतलब कि जब अभिलंब मतलब अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे। बात समझ में आ गई। अब लंबवत कब होंगे, देखिए लिखेंगे जब पृष्ठ पर अभिलंब, पृष्ठ पर अभिलंब मतलब पृष्ठ की अक्ष, पृष्ठ पर अभिलंब एवं चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत हो। दोनों परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब ये कंडीशन हो। देखिए अभिलंब, ये कंडीशन हो जाए, एक मिनट, ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन, ये अभिलंब है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अभिलंब का मतलब तल की अक्ष, अभिलंब का मतलब क्या हुआ, इस तल की अक्ष, तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अब कितना हो गया, 90 अंश हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा BA cos 90। तो ये हो जाएगा
बी ए cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 0। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, न्यूनतम होगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि जब पृष्ठ का मतलब तल, चाहे पृष्ठ कहिए चाहे तल कहिए, पृष्ठ का मतलब तल, जब तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, अर्थात क्या होंगे, समांतर होंगे, तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, और तल की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। जो थीटा क्या है, तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। और जब पृष्ठ पर अभिलंब मतलब पृष्ठ की अक्ष, तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होंगे, तो थीटा 90 डिग्री होगा, और इस दशा में चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होगा। इतनी चीज बिल्कुल समझ में आ गई। एक आगे देखिए, हाँ अब देखिए, अब हम निकालेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, फाई। देखिए फाई इक्वल टू होता है बी ए, ठीक, फाई इक्वल टू बी ए होता है। इसका मतलब बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ए क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। एक मात्रक इसका ये हो गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। बात समझ में आ गई। दूसरा इसका मात्रक होता है वेबर, दूसरा इसका मात्रक होता है वेबर इसका मात्रक होता है। और तीसरा इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल जो है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो इसके तीन मात्रक हुए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, वेबर और मैक्सवेल। इस वेबर के आधार पर ही बी का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। आई बात समझ में। हाँ देखिए, ये हमने बताया सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अच्छा अब देखिए, इतनी चीज़ हमने आपको बता दी। अब इसकी देखिए विमा क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, फाई की विमा। अब देखिए फाई की विमा कैसे निकालेंगे। इसी से न्यूटन है, बल है, बल की विमा होती है M/L/T-2, और M मीटर है, L हो जाएगा, और अपान एम्पियर की A हो जाएगी। तो इसको हम सिंपल करें तो M/L/T-2 A-1, ये इसकी विमा होगी। समझ गए, ये इसकी विमा हो गई। करेक्ट, विमा समझ गए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। बात समझ में आ गई। तो याद रखिए, अगर कहीं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा हो न्यूमेरिकल में या कहीं पे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए, तो इसका मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की गणना करना है। ठीक, तो हमने फाई का मात्रक बता दिया, एक मात्रक ये, एक वेबर, एक मैक्सवेल। तो
तो इसके आधार पर बी के भी 3 मात्रक यहाँ पे हो गए। एक मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा मैक्सवेल प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो फिलहाल ये 2 मात्रक आप याद रखिए, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं इसके आधार पर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। इस आधार पर हम बी का मात्रक मैक्सवेल प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप पूरा वीडियो समझ लें, उसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।